लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है मेरा तुमसे कि मेरे मरने के बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टार क्विक शो और मैं हूं आपके साथ विपिन बैसला। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे किस्से की जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये किस्सा है उन आखिरी लम्हों का जब शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हुई थी। भगत सिंह का जन्म 1907 में लाहौर के लयालपुर गांव में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान में है। इनकी माता विद्यावती कौर और इनके पिता किशन सिंह थे। अमर शहीद भगत सिंह को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। भगत सिंह अपनी कक्षा के सबसे होनहार छात्रों में से एक थे। देशभक्ति की भावना इनके अंदर बचपन से ही थी, जिसके चलते उन्होंने ब्रितानी हुकूमत के स्कूलों में कभी भी पढ़ना पसंद नहीं किया। उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक पद्धति के द्वारा चलाए गए स्कूल को चुना, जिनको आजकल डीएवी के नाम से जाना जाता है। ब्रितानी हुकूमत को छोड़कर आर्य सामाजिक माहौल में पढ़ना पसंद किया। किताबों का शौक होने के कारण उन्होंने अपने बचपन में ही 50 किताबें पढ़ डाली थी, जो कि उनके स्कूल से बिल्कुल अलग थी। उनका बस एक ही सपना था, आजादी, जिसे उन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया था। जहाँ देखते आजादी से संबंधित बातें हो रही हैं या आंदोलन हो रहे हैं, वह वहीं पहुंच जाते। उन्हें हर वक्त सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती थी, सिर्फ आजादी। साल 1919 में हुए एक वाक्या के अनुसार उनके अंदर क्रांति की चिंगारी और तेज हो गई थी। मैं बात कर रहा हूँ 13 अप्रैल 1919 को होने वाले जलियांवाला बाग कांड की। भगत सिंह मात्र 12 साल की उम्र में 40 किलोमीटर पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए थे। वहाँ इतनी सारी हत्याओं को देखकर वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और सोचने दशा में पड़ गए। इस नरसंहार से वो काफी दुखी थे और वो वहाँ से खून भरी मिट्टी को अपने साथ घर ले आए थे, जिसके बाद कई दिनों तक वो दुखद अवस्था में रहे और उस मिट्टी को हाथ में लेकर दृढ़ निश्चय किया कि मैं अंग्रेजों को मार भगाऊंगा। एक बार की बात है, जब बचपन में इनके पिता खेती किया करते थे तो भगत सिंह अपने पिता से पूछते थे कि हम फसल उगाने के लिए बीज क्यों बोते हैं। तो इस पर उनके पिता कहते थे कि इस फसल से हमें बहुत सारे फल प्राप्त होंगे। इस पर भगत सिंह ने कहा कि मैं बंदूक बोऊंगा, जिससे हमारे पास बहुत सारी बंदूकें हो जाएंगी और हम अंग्रेजों को मार भगाएंगे। भगत सिंह की ऐसी भावना देखकर पिता किशन सिंह खुश हुआ करते थे कि बेटा देशभक्ति की राह पर जा रहा है। वहीं साल 1920 में महात्मा गांधी को पूरे देश से सहयोग मिल रहा था। गांधी उस दौरान बहुत चर्चित थे। वो उस समय भारत की आवाज बनकर सामने आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू किया था। वो कहते थे, मैं असहयोग आंदोलन करूंगा, मुझे लड़ना नहीं है, मैं बिना लड़े गोरों को भगाऊंगा। उन्होंने असहयोग आंदोलन में कहा कि अंग्रेजों का लाया हुआ या बनाए हुए सामान का निरंतर बहिष्कार करते जाओ। सभी लोग सरकारी नौकरियां छोड़ दें, फैक्ट्रियां या मिलों में जाना बंद कर दें, उनकी हर चीज को बायकॉट करते जाओ। अपने व्यापार की रीढ़ की हड्डी टूटती देख खुद ही भारत छोड़कर चले जाएंगे। देश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। गांधी के इस विचार से काफी प्रभावित थे शहीद आजम भगत सिंह। उन्होंने भी आंदोलन का हिस्सा बन आंदोलन का सहयोग करना शुरू कर दिया था। देश आजादी की पथ पर बढ़ ही रहा था कि उसी समय चौरी चौरा नामक स्थान, जो कि गोरखपुर में बिहार के नजदीक पड़ता है, वहां पर साल 1922 में भगत सिंह व उनके साथियों ने पुलिस थाने के सामने गोरों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया था, क्योंकि वहां पर बाजार में अंग्रेजी शराब व अंग्रेजी कपड़ों की दुकानें थी। प्रदर्शनकारियों ने वहां नारे लगाना शुरू किया कि गोरे लोगों वापिस जाओ, अंग्रेजी शराब व कपड़ों की बिक्री बंद कर। उस समय भगत सिंह की उम्र यही 15 साल रही होगी। यह सब देख वहाँ दुकानदार लोगों के मुखिया ने थाने में गुप्तेश्वर नाम के थानेदार से अर्जी लगाई कि यह प्रदर्शन तुरंत बंद कराया जाए। प्रदर्शन देख पुलिस वहां आ गई और हवाई फायर करने लगी। प्रदर्शनकारियों को आंदोलन बंद करने की चेतावनी देने लगी, लेकिन आंदोलन में भीड़ और भी बढ़ती गई और आंदोलन मजबूत होता गया। थानेदार की निरंतर चेतावनी देने के बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं हटे, तो थानेदार ने प्रदर्शनकारियों पर सीधी गोली चला दी, जिससे कई लोग मारे गए। इससे लोगों में रोष बहुत ज्यादा फैल गया था और इसी झगड़े में प्रदर्शनकारियों ने 17 पुलिसकर्मियों को मार दिया और थाने में आग लगा दी थी। इस हादसे को सुनकर गांधी जी बहुत आहत हुए। वो बोले कि मैं असहयोग और अहिंसा की बात कर रहा हूँ और तुमने इतने लोगों को मार गिराया। उसी दिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया और बोले कि अभी तुम तैयार नहीं हो। ये वही समय था जब भारत में 2 दलों की शुरुआत हुई थी, नरम दल और गरम दल। नरम दल गांधी का था और गरम दल भगत सिंह जैसे लोगों का। उन दिनों उन्होंने पंजाब में स्थित लाला लाजपत राय कॉलेज में दाखिला लिया था, जो कि आज पाकिस्तान में पड़ता है। वहाँ पर ये गतिविधियां कुछ ज्यादा ही थी। उन दिनों ये लगभग 300 किताबें अपने कॉलेज टाइम में पढ़ चुके थे, जो कि उनकी पढ़ाई से बिल्कुल अलग थी। वहाँ बीते समय में इनके अंदर आजादी की भावना और तेज हो गई। इसलिए तो उन्होंने अपनी 23 साल की उम्र में एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसे हम आज भी इतने सालों बाद याद करते हैं। साल 1924 में उनकी उम्र यही कोई 17 साल रही होगी। उनके घर में उनकी शादी की बातें होने लगी, लेकिन जिद थी कि उन्हें शादी नहीं करनी है, उन्हें सिर्फ आजादी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने रातों रात चिट्ठी लिखकर अपना घर छोड़कर भाग गए थे। जिसके बाद उन्होंने पंडित आजाद की टीम का हिस्सा बन गए थे। देशभक्ति की भावना मन में चलते 18 साल की उम्र में उन्होंने काकोरी कांड की तैयारी कर ली थी और वो खजाना लूटते वक्त पकड़े गए थे, जिसमें इनके 2 साथी अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल, इन दोनों को फांसी हुई। वहाँ से इनकी देश
देशभक्ति की भावना और भी बढ़ती गई। ये लोगों से कहते थे कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये आजादी की क्रांति को लोगों में जगाने में लगे रहते थे। लिखने व ज्ञान में निपुण होने के कारण वो उन दिनों लेख लिखा करते थे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए ये लेख लिखकर पर्चे बांटते थे और हुआ यूं कि एक दिन ये पर्चे बांटते पकड़े गए। ब्रितानी हुकूमत की साजिश के अनुसार इन पर 60,000 रुपए का भारी जुर्माना लगाया गया, जो कि उस समय अदा कर पाना नामुमकिन सा था, लेकिन उन्हें उनके साथियों ने छुड़ा लिया था। इसके बाद कुछ हुआ यूं कि लाला लाजपत राय, जो कि इनके गुरु समान थे, लेकिन विचारधारा में बड़ा फर्क। लाला लाजपत राय नरम दल के थे और ये गर्म दल के, लेकिन उन्होंने भगत सिंह को समझा लिया था और कहा कि हम लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ बिना झगड़ा किए नारेबाजी करेंगे। नारेबाजी के दौरान पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज शुरू करी और लाला लाजपत राय का देहांत हो गया। गुरु समान होने के कारण उन्होंने उनकी मौत का बदला लेने का फैसला किया। जेम्स स्कॉट, जिसने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज की थी, उसको मारने का फैसला ले लिया, लेकिन उनसे गलती यह हुई थी कि जेम्स स्कॉट की जगह उन्होंने सॉन्डर्स को मार दिया था, जिसके बाद से इन्हें भारत में हर जगह ढूंढा जाने लगा। मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सबसे ऊपर थे उस समय भगत सिंह। अपनी सफलता का परिचय देने के लिए उन्होंने अगले दिन से ही यह खबर फैला दी थी कि उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला सॉन्डर्स को मारकर ले लिया है। इस वाकया के अनुसार ये ब्रितानी हुकूमत की बहुत बड़ी हार थी। इसके बाद ही ब्रितानी हुकूमत की मजदूर विरोधी योजनाओं से परेशान थे। ये मजदूरों को न्याय दिलाना चाहते थे और हुकूमत सुनने को राजी नहीं थी। उन दिनों फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान 1893 में फ्रेंच असेंबली में लो इंटेंसिटी का बॉम्ब फेंका गया था। उन दिनों ये किताबें तो पढ़ते ही थे, दुनिया भर की जानकारी इनको रहती थी। ये जानते थे कि दुनिया भर में कहाँ क्या चल रहा है। अमर शहीद भगत सिंह ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रेरणा लेकर अपने एक साथी की मदद से उन्होंने एक लो इंटेंसिटी बॉम्ब तैयार किया और अचानक सेंट्रल असेंबली में जाकर बॉम्ब फेंक दिया। लो इंटेंसिटी का बॉम्ब था, जिससे किसी को कोई नुकसान न पहुंचे। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल चुका था। फिर शहीद आजम ने वहां धुएं के गुब्बार में चलते बहुत सारे पर्चे फेंके, जिनमें लिखा था बहरों को सुनाने के लिए धमाका जरूरी है। अमर शहीद भगत सिंह चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन वहीं डटे रहे और लगातार इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे। और इन्होंने अपने आप को ब्रितानी हुकूमत को हवाले कर दिया, क्योंकि इनको लगता था कि आजादी की क्रांति कुछ धीमी पड़ गई है और इस क्रांति को तेज करने के लिए उन्होंने अपना बलिदान देना स्वीकार किया। उसी दौरान कोर्ट में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और फांसी से पहले उन्हें अपने 2 साल का कारावास भी पूरा करना था। लेकिन वीर बहादुर भगत सिंह की क्रांति जेल में भी नहीं रुक रही थी। वे वहाँ भी लोगों के मन में आजादी की भावना जगाने में जुट गए थे। उन्होंने अपने हक की लड़ाई वहाँ जेल में भी चालू कर दी थी, क्योंकि वहाँ की व्यवस्था बहुत बदतर थी और जेल प्रशासन की कैदियों के प्रति नीतियाँ भी बहुत खराब थी। इसलिए उन्होंने अंदर जेल में आंदोलन चालू कर दिया, जिससे जेल प्रशासन में अफरा तफरी मच गई थी। भगत सिंह ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था। 64 दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। इनका वजन धीरे धीरे कम होता गया। ब्रितानी हुकूमत जेल प्रशासन में इनसे परेशान हो चुका था। आंदोलन के चलते इनके साथी यतेंद्र दास का देहांत हो गया था, जिसके बाद आंदोलन को और मजबूती मिल चुकी थी। यह देख ब्रितानी हुकूमत को घुटने टेकने पड़े थे। क्रांतिकारी भगत सिंह को मौत से डर नहीं लगता था। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और वो हंसते हंसते कहते थे, मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ये उन दोनों जेल में ही आंदोलन करते थे और लिख लिख कर बाहर भी आंदोलन का नेतृत्व करते थे। उनकी एक शर्त थी, जो भी मुझसे मिलने आएगा वो बाहर से एक पुस्तक मेरे लिए लाएगा, क्योंकि किताब पढ़ने के बहुत शौकीन थे शहीद आजम। देखते ही देखते 300 किताबें और पढ़ डाली और 3000 पन्ने लिख डाले, जिन पर छपी किताबें कुछ आज भी उपलब्ध हैं। कहा जाता है कि वो एक नास्तिक इंसान थे, पर अपनी जेब में श्रीमद् भागवत की छोटी किताब और स्वामी विवेकानंद का चित्र अपनी जेब में रखते थे। वो अपने जीवन में कार्ल मार्क्स और लेनिन से ही बहुत ज्यादा प्रभावित थे। खैर, आखिरकार 24 मार्च 1931 का दिन तय किया गया भगत सिंह की फांसी के लिए। जैसे जैसे 24 मार्च का दिन नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे भगत सिंह उत्साहित हो रहे थे अपनी शहीदी के लिए। देश के प्रति क्रांति की इस लड़ाई में उन्हें मौत का कोई डर नहीं था। देश भर में इस तारीख की खबर फैलने से ब्रितानी हुकूमत घबरा रही थी कि कहीं 24 तारीख के दिन जेल पर क्रांतिकारी हमला ना कर दे, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ऐसा ये पहली बार हुआ था जो कि फांसी का समय सुबह का होता है और उसे शाम का कर दिया गया, और ब्रिटिश सरकार ने ये फैसला बहुत ही जल्दबाजी और आनन फानन में लिया। इसलिए भगत सिंह और उनके साथी राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 की शाम को फांसी दे दी गई। और इस प्रकार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए हंसते हंसते शहीद हो गए। हमें उम्मीद है कि आपने भगत सिंह के जीवन के संघर्षों को समझने की कोशिश की होगी और जाना होगा कि कितने देश प्रेमी थे भगत सिंह। और इसी के साथ आज का यह किस्सा यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद।